तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर बहुत ही एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सभी के अपने चैनल यस की हम स्टडी पर स्वागत। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं ना, वो चैनल तुरंत लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे हाई स्कूल की बात करेंगे। ठीक है ना। हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, आपकी कॉपी है, तो हाई स्कूल वाले समझ लीजिए कि आपकी कॉपी है, पूरा सोल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप सभी को सिर्फ क्या करना है, सोल्यूशन करना अच्छी तरीके से। ठीक है ना। और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है। ठीक, और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बस क्या करेंगे, चैनल को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन दबा लेंगे और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करेंगे, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उन सभी को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। राव 824 बीके की बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले कॉपी के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं, कॉपी में क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे वो उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। और केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। और निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। ठीक है ना। क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। ठीक है ना। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में और अनुक्रमांक यहाँ पर आपको शब्दों में। ठीक है ना। विषय विज्ञान, विषय प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर डालना। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 8 से 24 बीके। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है ना। देखिए आपको सिर्फ क्या जानना है, क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है ना। चलिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। देखिए ये चीज़ आपको निकालना होगा। फोकस दूरी दिया गया है और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी दिया है। ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है ना। उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होगा। प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो सबसे अधिक विचलन कौन से रंग का होता है। तो सबसे अधिक विचलन कौन से रंग का होता है, बैगनी रंग का। किसका, बैगनी रंग का होता है। ठीक है ना। विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, जो विद्युत जनित्र है उसमें रूपांतरण होता है, किसका होता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसका होता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है ना। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 220 वोल्ट से 100 वाट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। तो आप सभी को इसका आंसर निकालना होगा, जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर नंबर दूसरा इसमें आ जाएगा 484। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा ओम। ठीक है ना। ये आपको निकाल लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या नंबर 2 के क की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण के, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। किसका, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग कार, मोटर, टार्च, रेलवे इंजन के हेडलाइट आदि में परावर्तक के रूप में किया जाता है।
दूसरा नंबर, नाक, कान, गला, आँख, दांत आदि के परीक्षण के लिए चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। 2 के ख की बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। मानव नेत्र का ऐसा दोष क्या है? मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दीर्घ दृष्टि दोष है यानी दूर दृष्टि दोष है, क्या होता है कि मानव नेत्र का ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति की दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा। निवारण की बात करेंगे, निवारण में ध्यान दीजिएगा, निवारण में क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए। ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपके लिए ये उत्तल लेंस है। ठीक है ना। तो वस्तु लेंस के सामने क्या कर रहा है? वस्तु लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में है। क्या है? वस्तु जो है लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में है। बिंदु O से मुख्य अक्ष के समांतर किरण O' से लेंस से निकलकर AF दिशा में जाती है तथा दूसरी किरण O' से सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती हैं, अतः I' बिंदु O' का आभासी प्रतिबिंब है। I' से मुख्य अक्ष पर लंब I वस्तु O' का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है तथा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 3 के क की बात करेंगे। ठीक है ना। तो 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसको किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, तो इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। कितने वोल्ट की? 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। क्या करना है? बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक, तो 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, यहाँ पर 24 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। ठीक है ना। ज्ञात करना है धारा I आपको निकालना है। तो दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम। ठीक है ना। बैटरी के सिरों का जो विभवांतर है B बराबर कितना है? 24 वोल्ट। ठीक है ना। चित्रानुसार परिपथ में प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में है। किसमें है? समांतर क्रम में है। माना R1, R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध कितना है? R है। इनका जो प्रतिरोध है कितना है? R है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना। यानी कि 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है ना। यानी कि 1/R बराबर 6 प्लस 4 प्लस 3/12। यानी कि 1/R बराबर 13/12, R बराबर 12/13 ओम। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तथा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है I बराबर B/R या I बराबर 24/1/12/3 13। ठीक है ना। I बराबर क्या हो जाएगा? 3/12/12। ठीक है ना, यानी 312/12 यानी कि 26 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सोल्यूशन कर लेना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। परावर्तन के नियम क्या हैं? परावर्तन के नियमों के बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन भी इसमें दे रखा है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक अवतल दर्पण से, किससे? एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। परावर्तन के नियम। ठीक है ना। तो परावर्तन के नियम, किसी परावर्तक तल से क्या कर रहा है? किसी परावर्तक तल से
ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी परावर्तक तल से प्रकाश के परावर्तन के अग्रलिखित दो नियम हैं, ठीक है ना। किसी परावर्तक तल से प्रकाश के परावर्तन के अग्रलिखित दो नियम हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल को आपतन तल कहते हैं। इस तल को क्या कहते हैं? आपतन तल कहते हैं। द्वितीय नियम की बात करेंगे, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कोण बराबर होते हैं, अर्थात परावर्तन कोण LR सदैव आपतन कोण LI के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको कर देना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा था कि एक अवतल दर्पण है, क्या है? एक अवतल दर्पण है, से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, ठीक। तो यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया है u बराबर -10 सेंटीमीटर, v बराबर +20 सेंटीमीटर। तो दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/20 प्लस अपान 1/-10 यानी कि 1/f बराबर 1/20 माइनस 1/10। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 2/20, ठीक है ना। यानी कि 1/f बराबर -1/20 यानी कि f बराबर -20 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी? 2f बराबर 2 × -20 बराबर -40 सेंटीमीटर। अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर, ठीक है ना। विद्युत मोटर क्या है? संरचना सहित इसका क्या करना है आपको? विद्युत मोटर क्या है, इसकी संरचना जो वर्किंग प्रिंसिपल है आपको बता देना है, ठीक है ना। तो विद्युत मोटर क्या होता है? जो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? चेंज करना है या परिवर्तित करता है, ठीक है ना। N और S हो जाएगा। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, ठीक है ना। विभक्त वलय, ये हमारा ब्रूस हो जाएगा, ये बैटरी हो जाएगी, ठीक है ना। विद्युत मोटर की बात करेंगे तो विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। सिद्धांत की बात करेंगे, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तथा कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करती है। इसी के कारण दो बल युग्म कार्य करते हैं, वामावर्त बल आघूर्ण और दूसरा दक्षिणावर्त बल आघूर्ण, जो अपनी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। कार्यविधि की बात करेंगे तो कार्यविधि में देखिए क्या हो जाएगा कि सर्वप्रथम दो शक्तिशाली चुंबक उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव लिया। क्या लिया? सर्वप्रथम दो शक्तिशाली चुंबक उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव लिया। इसमें बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है तथा इसके बीच में आर्मेचर या कुंडली बनाया। इस आर्मेचर का संबंध धुरी से जोड़कर कुछ दूरी पर एक विभक्त वलय तथा विभक्त वलय से कार्बन ब्रूस एवं बैटरी तथा एक कुंजी को जोड़ा जाता है। जैसे ही कुंजिके को लगाते हैं परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण धुरी अपने अक्ष से परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, ठीक है ना। यह आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब खंड ख की बात करेंगे। इसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री से रहेंगे, रसायन विज्ञान से रहेंगे, ठीक है ना। इसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बस ऐसे समझने चलता है, ठीक है ना। समझने चलना है और अच्छी तरीके से पढ़ते भी चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल क्या है? C3H7OH, ठीक। ये आपका हो जाएगा। अधातु है, क्या है? फ्लोरीन क्या होती है? एक अधातु होती है। ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनती है, सोडियम, ठीक है। ये आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का उपयोग विधि एवं उपयोग लिखिए, ठीक है ना। तो जब कैल्शियम सल्फेट
हाइड्रेट जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। CaSO4 × 2H2O 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने को क्या बनेगा? CaSO4 × हाफ H2O बनेगा। क्या बनेगा? हाफ H2O बनेगा। उपयोग की बात करेंगे, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में और किया जाता है। इसका उपयोग सजावटी सामान, खिलौने एवं मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 के ख की बात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखेंगे क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? क्वेश्चन यही है आपका, क्या है ध्यान दीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है ना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। CuO + H2 क्रिया करे क्या बनाएगा? Cu + H2O, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ये अपचयन है। ठीक है ना, यानी Cu में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है और H2 का O में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम तथा इस सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक, क्या करना है? मेंडलीव का आवर्त नियम तथा इस सारणी की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। मेंडलीव का आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है ना, और एक समूह के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में, जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है, में कहीं कहीं खाली स्थान था क्योंकि इस खाली स्थान में रखे जाने वाले तत्व नहीं खोजे गए थे, लेकिन बाद में ऐसे गुण वाले तत्वों की खोज हुई जो इन खाली स्थानों की पूर्ति कर सके, जैसे गैलियम, जर्मेनियम आदि। विशेषताएं की बात करेंगे तो पहला नंबर क्या है? इसके द्वारा तत्वों के परमाणु भार एवं संयोजकताएं ज्ञात करना आसान हो गया। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। 7 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ठीक, और यहाँ पर ख नंबर क्या है? निस्तापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए। ठीक, तो कार्बन यौगिकों की बहुतायात के निम्नलिखित 2 कारण हैं। कार्बन परमाणु श्रृंखलन, कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। श्रृंखलन क्या होता है? चलिए इसके बारे में पहले समझते हैं। कार्बन मात्र एक ऐसा तत्व है जिनमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। ठीक, और कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। कार्बन में श्रृंखलित होने का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है ना, और कार्बन अपनी श्रृंखला, खुली श्रृंखला एवं बंद श्रृंखला टाइप के बांड बनाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, इनमें श्रृंखला का गुण कुछ मात्रा में अधिक होता है। ठीक है ना, चलिए चतुस्संयोजकता की बात करेंगे। कार्बन प्रमुख रूप से यहाँ संयोजन बंध बनाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए कार्बन को चतुस्संयोजकता तत्व कहा जाता है। ठीक, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, अतः इसे अष्टक की संरचना प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, जिससे यह अपने ही तत्व या दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन का साझा कर बंध बनाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन से अम्ल अभिक्रियाओं की बात करेंगे। हाइड्रोजन से अम्ल कैसे बनेगा? ठीक, तो हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया करके एथिल हैलाइड बनता है, यानी कि C2H5OH + HCl निर्जल जरीय Cl2 से क्रिया करके क्या बनाएगा? C2H5Cl + H2O बनाएगा, जिसे क्या कहते हैं? एथिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री पर गर्म करने पर यह एथिलीन बनता है। C2H5OH + H2SO4 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या बनेगा? C2H5HCSO4 + H2O बनेगा। C2H5HCSO4
160 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर C2H4 प्लस H2SO4 बनेगा, जिसे आप एथिलीन कहते हैं। ठीक, चलिए 2C2H5OH प्लस 2Na क्रिया करके क्या बनाएगा, 2C2H4ONa प्लस H2 क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, C2H5OH प्लस PCl5 क्रिया करके क्या बनाएगा, C2H5Cl, ये हमारा एथिल क्लोराइड है, प्लस POCl3 प्लस HCl आपका बनाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 9 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किसी संबंधित है, उत्सर्जन से, किसी संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है ना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। ठीक है ना। किसका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, इनमें से सभी। ठीक है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में। ठीक है ना। पराग कोश में होते हैं परागकण, क्या होते हैं, परागकण। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण और परागण में अंतर क्या होता है। ठीक है ना। स्वपरागण क्या होता है, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है ना। पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है इसमें, और इसमें क्या होगा, पर परागण में पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। नर और मादा भाग पुमंग या जायांग एक साथ परिपक्व होने में आवश्यक होते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ठीक है ना। पुंकेश्वर व स्त्रीकेसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, या अनेक बार पुंकेसर और जायांग भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है ना। कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं, जैसे मटर। सभी पुष्प खुलते हैं तथा अपने जननांगों को अनावृत होने देते हैं, जैसे गुलाब। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना। तो वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे परितंत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन को, किसको, पारिस्थितिकीय संतुलन को, ठीक है ना, बनाए रखते हैं। वन जैव विविधता को बनाए रखने में, किसको, जैव विविधता को बनाए रखने में, आदिवासियों के भविष्य की रक्षा तथा भोजन उपलब्ध करवाने में, मानव कल्याण के लिए बहुमूल्य उत्पाद तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, 10 की ग की बात करेंगे। ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण पौधों में पाया जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए 11 के क की बात करेंगे, श्वासोच्छ्वास श्वसन। ठीक है ना। यह भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्जा उत्सर्जन होती है। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। ठीक है ना। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है, इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, दोहरा संचरण मनुष्य में, दोहरा संचरण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। और देखिए निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, दोहरा संचरण, परिवार नियोजन। ठीक, ये आपका प्रश्न है। और 12 नंबर देखिए क्या है, मेंडल के नियमों की एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, इतने क्वेश्चंस आपके हैं। और पहले देखेंगे, दोहरा संचरण मनुष्य के रुधिर परिवहन में 2 परिवहन पथ होते हैं। ठीक, फुफ्फुसी या पल्मोनरी परिवहन, दैहिक या सिस्टमेटिक परिवहन। फुफ्फुसी या पल्मोनरी परिवहन क्या है, इस परिवहन का पथ में दाहिने नीले के संकुचन से उसमें भरा अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसी धमनियों द्वारा फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए पहुंचता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर एक जोड़ी फुफ्फुस सिराओं द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है। ठीक,
दैहिक या सिस्टमेटिक परिवहन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। इस परिवहन पथ में बाएं निलय के संकुचन में शुद्ध रुधिर दैहिक महाधमनी में प्रवेश होता है, हुआ धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और शिराओं द्वारा एकत्रित अशुद्ध रुधिर अग्र एवं पश्च महाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिनी आलिंद में पहुंचता है। इस प्रकार मानव में रुधिर 2 बार हृदय में गुजरता है। परिवार नियोजन देखिए क्या होता है। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वहाँ परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया और संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वंशागति के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उसके बाद जब डी ब्रीज, कार्ल कॉरेंस तथा एरिक वान सेरमैक नामक 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मेंडल जैसे प्रयोग किए, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपका पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी तरह मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।